रोबोटिक्स से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ रोबोट्स दिखा दूंगा, विजुअल्स उनके दिखाऊंगा, पिक्स उनके दिखाऊंगा। आप ये कोशिश करना कि यूट्यूब में जाके थोड़ा उनके वीडियोस एक आध थोड़ा देख लो, उससे क्या दिमाग में चीजें थोड़ा देर तक बैठेंगी। दूसरी चीज, मैटर बहुत ज्यादा है इसमें, है ना, तो जो मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको बताते चलूंगा उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट रोबोट्स रहेंगे, ठीक है। बाकी जो लिखा हुआ है इसमें, है ना, वो तो आप देख ही लेना। जो लिखा हुआ है ना, पीडीएफ में सारा कुछ लिखा है, क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा है यार, है ना। और यूनिट 9 का मैटर यार किताबों में भी मिल नहीं रहा है बहुत अच्छा सा लिखा हुआ, तो मुझे ज्यादा टाइम मिला नहीं अच्छे से इस मैटर को तैयार करने का। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं जब यूनिट 9 का मैटर बनाऊं तो मैं खुद तैयार रिसर्च करके उसको करूँ, है ना। अभी आप इतना करो, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको रोबोट्स वो देखो, और जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा ना उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना। उसके बाद इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू लगाना है, जो भी आपके पास किताब वगैरह हो, ठीक है, वहां से एमसीक्यू आप लगा लेना। ठीक। अब देख लेते हैं हम कुछ रोबोट्स की फोटोज। ये देखो, रोबोट्स के टाइप में आप पढ़ेंगे। व्हील वाले रोबोट, टू व्हील वाले रोबोट होते हैं, थ्री व्हील वाले होते हैं, फोर व्हील वाले होते हैं। व्हील मतलब आपको पता है पहिया होता है, ठीक है ना। तो जिनमें दो चक्के होते हैं, दो पहिए होते हैं, दो व्हील्स होते हैं, उनको टू व्हील्स होते हैं। जिनमें चार होते हैं उनको फोर व्हील्स होते हैं बोलते हैं। जिनमें तीन व्हील्स होते हैं, जैसे ऑटो में तीन चक्के होते हैं ना, उनको थ्री व्हील रोबोट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। मोटर्स लगी रहती हैं, फिर यहाँ बैटरी लगी रहती है, फिर एक सर्किट वगैरह लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये रोबोट है असीमो, है ना, होंडा कंपनी ने बनाया असीमो रोबोट। आगे पीडीएफ में मैं आपको बताऊंगा, तो अभी आप देख लो ये दिखता कैसा भाई है ना। लगभग इंसान के बराबर इसकी हाइट है, 5 फुट के आसपास शायद है, 5 साढ़े 5 फुट के आसपास, ठीक है। असीमो रोबोट व्हाइट कलर का है, होंडा कंपनी ने बनाया। ये देखो ऐसा, ये ज्वाइंट्स में आपकी ये मोटर्स लगी रहती हैं, ठीक है ना। ये फिर ये बॉल रोबोट्स होते हैं ना। अभी एक टाइप मैं आपको बताऊंगा, बॉल रोबोट्स। बॉल मतलब ये नीचे बॉल लगी रहती है ना, मूव करने के लिए। जैसे कूलर आपने देखा होगा ना, कुछ कूलर ऐसे होते हैं जिनमें नीचे व्हील लगे रहते हैं, पहिए लगे रहते हैं, चक्के लगे रहते हैं, ठीक है ना। कुछ कूलर ऐसे होते हैं जिनमें नीचे बॉल्स लगी रहती हैं, ठीक है ना। तो वैसे ये रोबोट्स होते हैं जिनमें बॉल्स नीचे लगी रहती हैं। तो यहां से वहां मूव करने के लिए, जाने के लिए बॉल्स का यूज करते हैं वो, है ना। तो उनको बोलते हैं बॉल बोट, है ना। जिनमें बॉल्स लगी रहती है नीचे, उनको कहते हैं बॉल बोट या बॉल्ड रोबोट्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, जैसे ये बॉल बोट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो नीचे बॉल्स लगी रहेंगी, है ना, इसमें तो व्हील लगा है, लेकिन नॉर्मली बॉल लगा रहेगा यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉल बोट बोलेंगे या बॉल्ड रोबोट बोलेंगे, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस्टन करके एक इंस्टीट्यूट है, उसने रोबोट बनाया, इसका नाम है बिग डॉग, है ना। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करना बिग डॉग रोबोट, BIGDOG, बिग डॉग रोबोट। मजा आ जाएगा आपको देख के इस रोबोट को, ठीक है। ये चार इसके पैर होते हैं, और एक कुत्ते की तरह चलता है। ऑटोमेटिक रोबोट से भी इसको चलाया, मतलब रिमोट से चलाया जा सकता है इसको। और शायद मेरे ख्याल से इसको ऑटोमेटिक कर दिया है ना। बहुत हैवी रोबोट है, बॉस्टन डायनामिक्स ने बनाया, इसका नाम है बिग डॉग, है ना। इसको आप सर्च जरूर करना, ये मैं रिकमेंड आपको करूंगा, इसको सर्च करना आप, ठीक है ना, बिग डॉग को। ये देखिए, ये उसकी टेस्टिंग का फेज है। जब उसको टेस्ट कर रहे थे, ऊपर ये जो वायर लग रहा है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए बैटरीज वगैरह जो इसमें लगी है। और यहाँ पे उसको टेस्ट कर रहे थे कि ऐसे उबड़ खाबड़ सरफेस अगर आपका आ जाता है तो ये कैसे चलेगा। इसके वीडियोस आप देखना, वीडियोस बहुत मजा आ जाएगा वीडियो देख के, है ना। कि जैसे पहाड़ में कैसे चलेगा, उबड़ खाबड़ सरफेस आ गया तो कैसे चलेगा, फ्लैट सरफेस आ गया तो कैसे चलेगा, किसी चीज से अगर टकरा गया, टक्कर वाला भी आपको दिखेगा वीडियो की, बहुत जोर से इसको टक्कर मारते हैं तो थोड़ा सा पीछे हटता है और बिल्कुल इंसानों के टाइप चलता है, बिल्कुल इंसानों के टाइप। मैं हो सके तो थोड़ा आपका वीडियो दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया है, ये आप देखिएगा ना, बिग डॉग रोबोट। प्ले करके इसको बताऊंगा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा आगे और क्लियर आएगा, बिग डॉग। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये दिखा आपको, ये चार पैर इसके दिख रहे हैं आपको, ऐसे। तो इस टाइप का रोबोट है आपका, है ना, इस टाइप का रोबोट है ये। फोर लेग्स हैं इसके, और ऐसे चलता है ये, ऐसे ऐसे लात मार दीजिए तो ऐसे चला जाएगा, और फिर ऐसे चलेगा, मतलब इस टाइप का है, ठीक है ना। ये टेस्टिंग इसके लिए इसको बनाया गया है ऐसा। और भी वीडियोस आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, है ना। जैसे ये है ऐसा, तो थोड़ा इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। और अगर बॉस्टन डायनामिक्स का मैं आपको दिखाऊं,
ये यही वाला था शायद, ठीक है। तो ये बिग डॉग रोबोट है, बहुत शानदार रोबोट है, आप और सर्च कीजिएगा तो आपको दिखेगा, ठीक है ना। और जितने भी रोबोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वो आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा तो मजा आ जाएगा देख के आपको, है ना। जब देखी हुई चीजें ऐसे दिखती है ना तो मतलब समझ में आता है चीजों को देख के, ठीक है। तो ये बिग डॉग इस रोबोट का नाम है ना। कुत्ते की तरह चार पैर है इसके, इसलिए बिग डॉग इसका नाम दिया गया। बोस्टन डायनामिक्स ने इसको डेवलप किया, ठीक। फिर एक ये प्रोस्थेटिक हैंड है, ठीक है ना। ये वहां पे यूज किया जाता है कि मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है, तो ये आर्टिफिशियल एक हैंड बनाया जाता है मशीन के थ्रू, ठीक है ना। उसका यूज किया जाता है जिन लोगों के हाथ नहीं होते, ठीक है। बायोनिक आर्म कहते हैं इसको, या प्रोस्थेटिक लिम्स भी इसे कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल होता है ये, ऐसा। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, इसके हाथ नहीं है, तो ये हाथ में ऐसे यहाँ पे एक मशीनी हैंड यहाँ पे एक लगाया जाता है, ऐसा, ठीक है। बायोनिक आर्म इसे कहते हैं, प्रोस्थेटिक लिम्ब भी इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये ब्रावो एक रोबोट है ना। यहाँ पे इमेज क्लियर नहीं है, ये इमेज क्लियर है, ठीक है। टाटा ने बनाया है, BRABO, है ना। ब्रावो रोबोट है, मेनली असेंबली टाइप का रोबोट है। या पिछले इमेज में हम देखेंगे ये ऐसा, ठीक है ना। जैसे ये सर्किट है आपका, इमेज थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सर्किट है यहाँ पे, ये सर्किट में जैसे ड्रिल वगैरह करनी होती है, ठीक है ना, या प्लेस करना होता है यहाँ से वहां, तो उस रोबोट का यूज किया जाता है। यहाँ पे लगी होती है मोटर आपकी, ये, ठीक है ना। यहाँ पे मोटर लगी रहती है ना। तो इस मोटर के थ्रू ये क्या करता है, ये ऊपर नीचे मूव करता है। ये हैंड टाइप का समझ लीजिए, हाथ है आपका, है ना। और ये आपकी कोहनी है ना। तो कोहनी से आप हाथ को मोड़ते हैं, तो वैसे यहाँ पे मोटर लगी है और ये ऊपर नीचे ऐसे मूव करता है। तो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे रखने के काम आता है, और दूसरे इंडस्ट्रियल काम आता है, ठीक है। तो टाटा का रोबोट है ब्रावो, BRABO, है ना। टाटा ने डेवलप किया है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन रोबोट है, ठीक है। अब ये एक मूवी है, मूवी का नाम नहीं ना याद है मुझे। तो रोबोट का एक टाइप है एक्सोस्केलेटन, है ना। एक्सोस्केलेटन, इसमें क्या होता है, देखिए टॉम क्रूज है, इसमें एक रोबोटिक सूट बनाया जाता है, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, तो ये सूट है और सूट के अंदर इंसान को बैठाया जाता है या खड़ा कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, इंसान की जो ताकत रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ऐसे बढ़ जाती है। क्योंकि इंसान जो करता है ना, वो सिर्फ, जैसे ये टॉम क्रूज का हाथ है, ठीक है ना, ये तो हाथ से वो इस मशीन को कंट्रोल करता है। पूरा पावर जो है इस मशीन के पास होता है ना। ये लोहे का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक्सोस्केलेटन, ये स्केलेटन टाइप है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मोटर्स लगी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो एक्सोस्केलेटन इसलिए बोलते हैं, एक्सो का मतलब होता है बाहर, मतलब सूट ये बाहर है ना। और सूट में जाके अपन खड़े होते हैं, ये सूट को फिर लॉक करते हैं, और सिर्फ हाथ से, सिर्फ जैसे हाथ को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये पूरा का पूरा सूट ऊपर हो जाएगा। नॉर्मली मान लीजिए टॉम क्रूज अगर 20 किलो का वजन उठा सकता है, तो इस सूट की सहायता से वो समझ लीजिए 100-200 किलो तक का वजन उठा सकता है, ठीक है। तो ये एक्सोस्केलेटन सूट, ये एक एग्जांपल है एक्सोस्केलेटन का, ठीक है। ये सूट ऐसा रहता है, उस सूट में इंसान खड़ा हो जाता है, और इस सूट की सहायता से भारी वजन को उठाया जा सकता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन नाम याद रख लेना, है ना। ये ऐसा सूट होता है, ये सूट है ऐसा, इस टाइप का। उसके बाद ये माइटी ईगल नाम का एक रोबोट है ना। आगे पीडीएफ में आप देखोगे, माइटी ईगल नाम है इस रोबोट का, ठीक है। ईगल मतलब उड़ता है, ये उड़ने वाला रोबोट है। हाइड्रोजन फ्यूल का इसमें यूज किया गया है, हाइड्रोजन ईंधन का यूज किया गया है, इसको नाम दिया गया है माइटी ईगल, ऐसा। ये देखो, ये है माइटी ईगल, ये ये यहाँ से नीचे से ऐसे निकलता है और ये उड़ता है ऊपर चील की तरह, ठीक है। ये है ऑर्निथॉप्टर, ऑर्निथॉप्टर रोबोट का एक टाइप होता है, ऑर्निथॉप्टर, ठीक है ना। ऑर्निथॉप्टर का मतलब क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है ऑर्निथ, ORNITH। तो ऑर्निथ का मतलब होता है पक्षी जो उड़ता है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो कि उड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्निथॉप्टर। जैसे होता है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर तो वैसे ऑर्निथॉप्टर, तो चूंकि पक्षियों के जैसा दिखता है, जैसे तितली हो गए, अपने टिड्डे हो गए जो उड़ने वाले हो गए, जिसमें पंख रहते हैं ऐसे लंबे से, तो उसके जैसा दिखता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ऑर्निथॉप्टर, ठीक है। बहुत ही पावरफुल छोटी सी मोटर लगी रहती है यहाँ पे, जो बहुत तेजी से वाइब्रेट करती है, ठीक है ना। और छोटी सी बैटरी लगी रहती है, जैसे ये सर्किट, ये मोटर लगी है आपकी, और ये सर्किट लगा है, ठीक है ना। ये मोटर लगी है, ये सर्किट लगा है यहाँ पे, बहुत पावरफुल मोटर रहती है, और बैटरी रहती है इसमें, ठीक है। ये है आपका पिक एंड प्लेस रोबोट, जो आप सुनते हैं ना, पिक एंड प्लेस रोबोट होता है। पिक एंड प्लेस ये होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें असेंबली लाइन होती है, तो उसमें ये रोबोट्स लगे रहते हैं, एक जगह पे ये बिल्ट रहता
है ना, और ये मूव करता है, यहाँ पे मोटर लगी है, उससे गोल गोल घूमता है, तो एक जगह से चीजों को उठाता है, जैसे इसको यहाँ से उठाया, फिर यहाँ से ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो इसको उठा के मान लो यहाँ पे रख देगा, ठीक है ना, फिर यहाँ से उठा के चीजों को वहां रख देगा। तो पिक एंड प्लेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि पिक करता है, पिक मतलब उठाता है, और फिर प्लेस मतलब रखता है, प्लेस मतलब रख देना, मतलब एक जगह से चीजों को उठा के दूसरी जगह पे रख देता है, ऑटोमेटिक काम करता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो कार बनाने वाली कंपनीज होती हैं, या पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, मशीन के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी होती है, उनमें इस टाइप के रोबोट्स का बहुत यूज होता है ना। या जैसे आप आगे पर जाएंगे ना कि कहाँ पे किसी कार मैन्युफैक्चरिंग शोरूम में अगर आप जाएंगे, तो शायद अगर आपने देखा होगा, टीवी वगैरह में इसको देखा होगा, है ना, इस टाइप का दिखता है, पिक एंड प्लेस रोबोट कहते हैं इसको। ये देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ये मोटर रहती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो मोटर रहती है, और एक यहाँ पे मोटर रहती है, एक यहाँ पे मोटर रहती है ना, और एक यहाँ पे मोटर रहती है, तो ये नीचे वाली मोटर से 360 डिग्री मूव करता है ना, 360 डिग्री चारों तरफ से घूमता है, और इस वाली मोटर से पकड़ता है, और इस वाली मोटर से ऊपर नीचे करता है, और इससे भी ऊपर नीचे होता है ना। तो सामान को एक जगह से उठाकर, मान लो यहाँ से सामान उठाया, फिर 360 डिग्री घूमा और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये दुबई वाला रोबोट है, दुबई, यूएई, यूएई में रोबोट पुलिस को शामिल किया गया है, उसका नाम है रोबोकॉप, है ना, ऐसा पुलिस की जैसा दिखता है, इसलिए रोबोकॉप नाम दिया इसका। बल्कि एक्चुअल में मूवीज में अगर आप देखेंगे तो रोबोकॉप की एक मूवी थी, 1990 में आई थी शायद, और एक कार्टून भी था रोबोकॉप का, तो ओरिजिनल रोबोकॉप ऐसा दिखता है, नीचे का, गर्दन के नीचे का हिस्सा पूरा मशीन का इसका रहता है, पूरा मशीनी हिस्सा रहता है, और गर्दन के ऊपर का इंसान का रहता है, जैसे ये, है ना, ये गर्दन के नीचे का हिस्सा, ये मूवी की बात बता रहा हूँ, ठीक है, गर्दन के नीचे का हिस्सा ये मशीन का रहता है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा ये इंसान का रहता है, ठीक है ना। ये मूवी की बात बता रहा हूँ, और जो ओरिजिनल यूएई की पुलिस ने शामिल किया है वो ये है आपका। ये जापान का एक होटल है, ठीक है, ये जापान का होटल है, उसमें रोबोट्स से सर्विस शुरू की गई है, ठीक है। तो ऐसे रोबोट्स बने हुए हैं, मतलब रोबोट के पुतले ही रखा हुआ है ना। तो ये आते हैं, ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर लेता है, उसके बाद कुछ ऐसा बोलता बताता है, कुछ इस टाइप का है। तो दुनिया का पहला आप जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि रोबोटिक होटल की शुरुआत कहाँ की गई, तो जापान में की गई, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने बता दिया, ऐसे खड़ा रहता है यहाँ पे, ये खड़ी रहती है। और ये है आपका सर्जिकल रोबोट, जो सर्जरी करने के काम आता है, जैसे मान लीजिए ये डॉक्टर है, ये दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोमेटिक भी होता है, ठीक है, और एक डॉक्टर करते हैं, इसका नाम है द विंची, द विंची सर्जिकल सिस्टम, ठीक है ना, ये लिखा है देखो, द विंची, ठीक है ना, सर्जिकल सिस्टम। इसमें क्या रहता है, जैसे डॉक्टर हो गए, ठीक है ना, अब यहाँ पे इसने सिर अपना घुसेड़ा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे से एकदम छोटी से छोटी चीज, मान लो बहुत कठिन सर्जरी करनी, मान लो ब्रेन की सर्जरी करनी, ठीक है ना, तो उसमें छोटी से छोटी वेन्स या नसें आपको दिखनी चाहिए, तो वो इसके काम आती है। और दूर बैठे जैसे ये देखो, हाथ इसने यहाँ पे लगाया हुआ है, और मान लीजिए रोबोट का हाथ थोड़ा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे अपने हाथ को मूव करेगा, तो रोबोट का हाथ यहाँ पे मूव होगा, ठीक है ना, ऐसा है द विंची सर्जिकल सिस्टम, इसको नाम दिया गया, इस मशीन का नाम दिया गया। फिर एक होता है स्वार्म, SWARM रोबोटिक्स। उसमें क्या होता है, स्वार्म का मतलब होता है इंग्लिश में, जो क्या बोलेंगे उसको, समूह या ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, जो ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं, जैसे ये सामने दिख रहा है, एक ये रोबोट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो अलग अलग टाइप के रोबोट हैं, छोटे छोटे रोबोट हैं, ठीक है ना। तो ये सब रोबोट जो है मिलके काम करते हैं, ये सारे रोबोट, जैसे मान लो ये अभी अलग अलग हैं, ठीक है ना, उसके बाद एक होके ऐसे बन गए जुड़ के, ठीक है ना, ये अलग अलग रोबोट है, नीचे छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए हैं, जैसे, ठीक है ना, ये छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए हैं। हर रोबोट इंडिविजुअली अलग अलग काम करता है, ठीक है ना, लेकिन इंस्ट्रक्शन जैसे ही दो तो ये आपस में मिलके काम करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्वार्म रोबोटिक्स, SWARM, स्वार्म, है ना, रोबोटिक्स। स्वार्म मतलब होता है ग्रुप, तो ग्रुप में काम करते हैं ये सारे रोबोट्स, इसलिए इसको स्वार्म रोबोट्स कहते हैं, ठीक, ये है। और ये वीर वाले रोबोट तो अपना मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये कुछ रोबोट्स के एग्जांपल्स है, मैंने आपको दिखा दिया ताकि देखी हुई चीज ज्यादा समझ में आती है, ऐसे बोली हुई चीज समझ में नहीं आती। जैसे मैं बोलूंगा पिक एंड प्लेस रोबोट ऐसा होता है ना, यूएई की पुलिस ने रोबोकॉप को शामिल किया गया है, या रश्मि रोबोट को शामिल किया गया है, ठीक है, या न्यूजीलैंड के में किसी रोबोट को शामिल किया गया है। अच्छा, दो चार रोबोट और बचे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक ये है ना, सैम रोबोट है, ये न्यूजीलैंड का ह्यूमनॉइड रोबोट, ये वर्ल्ड का पहला रोबोटिक पॉलिटिशियन है ना, रोबोटिक नेता है, मतलब कैसा बेकार सा दिख रहा है, न्यूजीलैंड का ये, ठीक है। और इसके अलावा एक ये है आपकी रश्मि रोबोट है ना, हिंदी बोलने वाली, ये देखिए, ये रश्मि रोबोट है आपकी, ये देखिए, ये आरजे अनमोल है, बउआ फोटो खिंचा रहे हैं रश्मि रोबोट के साथ, ठीक है, ये हिंदी बोलने वाली रोबोट है आपकी।
फिर एक ये लक्ष्मी रोबोट है, बैंकिंग रोबोट है, भारत में तमिलनाडु के कुम्भकोणम में इनको इसको एम्प्लॉय किया गया है। इस रोबोट ये देखिए, लक्ष्मी नाम है इस रोबोट का, ठीक है। फिर इसके अलावा एक ये है ना, सोफिया रोबोट है ये, सोफिया। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसको 2017 में सऊदी अरब ने नागरिकता दी है अपने यहाँ के, ठीक है। ये सोफिया रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एग्जांपल है और रोबोट का भी एग्जांपल है, ठीक है। ये सोफिया रोबोट, ये देखिए, ये ऐसे दिखती है थोड़ी, कई सारे एक्सप्रेशन दे सकती है, ठीक है ना ये। और बचा है क्या कोई रोबोट? ठीक है, जैसे ये है एक प्रज्ञान रोवर है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पार्ट में मैंने इसको बताया है, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेन किया है रोवर कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। और हाँ ठीक है, और एक ट्रैफिक रोबोट है, ये इंदौर में लगा हुआ है। कुल मिला के से रोबोट टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पे 3 टाइप की लगा दी है, ग्रीन लगा दी है, येलो लगा दी है, और नीचे रेड लगा दी है। रेड गलत जगह पे लगाया, ठीक है ना, समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रोबोट के टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है ऐसा, और ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करता है, इंदौर में लगा हुआ, ठीक है। तो ये रोबोटिक्स के कुछ एग्जांपल्स थे, ताकि आपको देख के समझ में आ जाए। थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, मैटर बहुत ज्यादा है, तो जो जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताते जाऊंगा वो आपको पहले याद करना है। उसके बाद जो पीडीएफ आपके पास तो होगी ही, तो एक्स्ट्रा चीजें आप पीडीएफ से आप रीड कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें पहले देखो, जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि रोबोटिक्स वर्ड कहाँ पे यूज हुआ, कौन कौन सा रोबोट किस देश ने बनाया था, इंडिया ने कौन सा रोबोट बनाया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो जो पीडीएफ में एक्स्ट्रा दिया है वो आप रीड कर लेना। तो पीडीएफ में आ जाते हैं अपन वापस, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। देखिए, रोबोटिक्स शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो चेक लैंग्वेज से लिया गया, ठीक है। चेक लैंग्वेज एक देश है यूरोप में, चेक रिपब्लिक के नाम से, ठीक है। एक चेकोस्लोवाकिया नाम ही था पहले, अभी चेक रिपब्लिक शायद नाम है उसका, ठीक है। तो चेक लैंग्वेज है, यूरोपियन लैंग्वेज है। उसमें एक शब्द आता है रोबोटा, है ना। उसका अर्थ क्या होता है? बंधुआ मजदूर या गुलाम, है ना, सर्वेंट, ठीक है। तो रोबोटिक्स शब्द रोबोटा से आया है, चेक लैंग्वेज का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बंधुआ मजदूर या गुलाम, ठीक है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोबोट रोबोट वर्ड का पहला यूज किसने किया था? रोबोट वर्ड, है ना, रोबोट वर्ड का पहला यूज एक कैरल कोपैक, है ना, कैरल कोपैक लिखा है यहाँ पे। चेक लेखक थे, राइटर थे कैरल कोपैक। उन्होंने एक नाटक लिखा था RUR, रॉसम यूनिवर्सल रोबोट, RUR, रॉसल यूनिवर्सल रोबोट। ये उन्होंने एक नाटक लिखा था, वहां पे सबसे पहले रोबोट शब्द का प्रयोग किया था ना। रोबोट लिखा है यहाँ पे, रोबोट शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? चेक लेखक कैरल कोपेक ने किया था, ठीक है। इनके एक भाई थे जोसेफ कैपेक। रोबोटिक्स शब्द के वास्तविक आविष्कारक इनको माना जाता है, ठीक है ना। रोबोट शब्द का पहले सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कैरल कोपेक ने किया था ना, ये नहीं भूलेंगे, कैरल कोपेक, ठीक है। 1920 में सबसे पहले अपने नाटक RUR में इसका यूज किया था, रॉसम यूनिवर्सल रोबोट, ये नाटक का नाम था, उसमें यूज किया था रोबोट शब्द का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूं, ठीक है। एक आइजक आसिमोव नाम के व्यक्ति थे, आइजक आसिमोव। इन्होंने रोबोटिक्स शब्द का उपयोग किया, और रोबोटिक्स के इन्होंने 3 नियम दिए, है ना। वो 3 नियम इंपॉर्टेंट है, तो किसने दिए? आइजक आसिमोव ने रोबोटिक्स के 3 नियम दिए थे और रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। आगे इंपॉर्टेंट चीज, 1971 में वाबोट नाम का रोबोट बना। ये विश्व का पहला मानव सदृश रोबोट है। मानव सदृश का मतलब है इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट, है ना। मानव सदृश रोबोट, WABOT1, वाबोट 1, ठीक है ना। विकास किसने किया था? जापान का वासोदा यूनिवर्सिटी जो थी, वासोदा विश्वविद्यालय, उसने निर्माण किया था वाबोट 1 का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, 1986 में 1986 में भारत की रोबोटिक्स प्रयोगशाला का विनिर्माण हुआ, एक ये इंपॉर्टेंट है, 1986 में। फिर 1987 में IFR का गठन हुआ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ, इसका गठन हुआ, है ना, 1987 में। तो ये एक 1986 इंपॉर्टेंट है। भारत की रोबोटिक्स प्रयोगशाला का विनिर्माण कब हुआ? 1986, 1986 में। और 1987 में किसका निर्माण हुआ? अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ, IFR, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, 1987, ठीक है। फिर सन 2000 में जो मैंने आपको असीमो रोबोट दिखाया था, व्हाइट कलर का जो रोबोट था, इंसान के हाइट के लगभग बराबर रोबोट था, तो होंडा ने, जापानी कंपनी है होंडा, उसने बनाया था असीमो रोबोट 2000 में, ठीक। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट ये है, 2016 में सोफिया रोबोट मैंने आपको बताया था, सोफिया रोबोट जिसे सऊदी अरब की नागरिकता मिली थी 2017
2017 में मिली थी। इसे किसने बनाया था? डेविड हैंसन ने बनाया था, ठीक है, डेविड हैंसन ने, हांगकांग के थे डेविड हैंसन, ठीक है। तो सोफिया रोबोट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलेंगे। 2016 में सोफिया का निर्माण हुआ था और 2017 में सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता मिली थी, है ना। और निर्माण किसने किया था सोफिया का? डेविड हैंसन ने किया था, जो कि हांगकांग के थे, ठीक। फिर एक इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है और फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है, ठीक। तो ग्रैंड फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है जॉर्ज डेवॉल को, जॉर्ज डेवॉल, ये है ग्रैंड फादर ऑफ रोबोटिक्स। और फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है जोसेफ एंजल बर्गर को, ठीक है। रोबोटिक्स का पिता, रोबोटिक्स का पिता, फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? जोसेफ एंजल बर्गर को। और ग्रैंड फादर ऑफ रोबोटिक्स यानी रोबोटिक्स का पितामह, जैसे पितामह भीष्म थे ना, वैसे ही रोबोटिक्स का पितामह तो जॉर्ज डेवोल को, और रोबोटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? जोसेफ एंजल बर्गर को कहा जाता है, ठीक। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश की प्रथम रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला स्थापित की गई है, ठीक है। तो देश की प्रथम रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला कहां पे स्थापित की गई है? उज्जैन में स्थापित की गई है। अब रोबोट के पहलू हैं, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, शब्द कई बार क्या रहता है ना, एक तो किताबें जो निकालते हैं ना यहाँ पे इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये मैं आपको बेसिक प्रैक्टिकली बताता हूँ ये होता क्या है रोबोट के पहलू। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब समझ लीजिए एक रोबोट बना हुआ है, अब रोबोट में कुछ पहिए लगे हुए हैं, ठीक। या बिग डॉग रोबोट आपको दिखाया था, उसमें पैर लगे हुए हैं। या जैसे प्रज्ञान रोवर है, उसमें पहिए लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो मशीन ऊपरी ढांचा जो रहता है रोबोट का, वो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन में आता है, नंबर वन। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन में तो जो रोबोट में सर्किटरी लगी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई बैटरी लगी हुई है, आईसी लगी हुई है, कोई चिप लगी हुई है जिसमें प्रोग्रामिंग घुसी हुई है, ठीक है ना, जिसके हिसाब से रोबोट काम करता है, जो सर्किट्स वगैरह लगे हुए हैं, वायरिंग है उसकी, है ना। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट होता है आपका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। प्रोग्रामिंग वाला पार्ट क्या होता है? इसमें लॉजिक डिजाइन होते हैं। लॉजिक डिजाइन का मतलब ऐसा है कि मान लो कोई, जैसे मान लो टेस्ला की कार है, ड्राइवरलेस कार है, ठीक है ना। अब टेस्ला की जो ड्राइवरलेस कार है, उसमें एक प्रोग्रामिंग डाली गई है कि अगर आपके सामने 5 मीटर की दूरी पे कुछ चीज आ जाती है तो आपको ऑटोमेटिक रुक जाना है। तो ये किसके थ्रू डाला गया? ये प्रोग्रामिंग के थ्रू डाला गया है ना। एक प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में बनाया गया था, उसको एक आईसी में डाला गया, उस आईसी को लगाया गया सर्किट में, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग में आ जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे? अलग अलग टाइप की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। जावा किसी ने यूज कर ली, किसी ने पाइथन यूज कर ली, किसी ने कुछ यूज कर ली, ठीक है। तो ये रोबोट के तीन पहलू होते हैं। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, ऊपरी ढांचा जो होता है रोबोट का, ठीक है, पैर हो गए, पहिए हो गए, या ऊपर को कोई भी स्ट्रक्चर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो सर्किटरी लगी हुई है, जो सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जो प्रोग्राम डला हुआ है उसमें, ठीक है ना। ये होता है, ये तीन पहलू होते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में इसका ये मतलब होता है, ठीक है। बाकी डिफिकल्ट लैंग्वेज में हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, इसका मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ये जो लिखा है, रोबोट को तीन प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है। ये मैं अब आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही लेंगे। एक होता है रिमोट कंट्रोल, एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक होता है हाइब्रिड, ठीक है। रिमोट कंट्रोल का मतलब होता है जैसे मेरे हाथ में रिमोट रखा हुआ है और कुछ दूरी पे रोबोट है, तो मैं यहाँ से जैसे जैसे रिमोट में बटन्स दबाऊंगा वैसे वैसे वो रोबोट काम करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई कार है, आपने छोटी कार देखी होगी ना, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार जो होती है, उसको यहाँ से अपन बटन दबाते हैं, कार आगे जाती है, कार पीछे जाती है, दाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, ठीक है। उसको रिमोट कंट्रोल बोलते हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे मान लीजिए नासा ने या मान लो इसरो ने एक रोवर भेजा मून पे, ठीक है ना। वो क्या करेगा? एक छोटा सा रोबोट है जिसमें नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक चलेगा, अपने आप चलेगा। रास्ते में कोई चीज आएगी तो रुक जाएगा, अपने आप दाएं मुड़ जाएगा, अपने आप बाएं मुड़ जाएगा, अपने आप सैंपल कलेक्ट करेगा। तो ये उसमें रोबोट में जो प्रोग्रामिंग डली हुई है उसके हिसाब से खुद से काम करता है ना। चीजों को, आसपास के वातावरण को देखता है, समझता है, उसके हिसाब से खुद से काम करता है। उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से काम करने वाला रोबोट। तीसरा टाइप का होता है हाइब्रिड टाइप का रोबोट। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी काम करेगा, स्वयं का दिमाग लगा के भी काम करेगा, और दूसरा रिमोट कंट्रोल से भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, यहां से खुद से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो खुद से भी अपने आप को रन कर सकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में ये है। हिंदी में बहुत कठिन लिखा रहता है, इसलिए मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाया। नेक्स्ट ये चीज है, ये मेरे भी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि
मैंने भी रोबोटिक्स की फील्ड में कुछ टाइम काम किया है, तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि हिंदी में लिखा क्या है। देखिए इसको ध्यान समझिए। रोबोट के पार्ट लिखे हैं, एंड इफेक्टर्स लिखा है सबसे पहला पार्ट, दूसरा लिखा है मैनिपुलेटर्स, और तीसरा लिखा है एक्चुएटर्स, है ना। एंड इफेक्टर्स, मैनिपुलेटर्स, एक्चुएटर्स। अब इसका मतलब क्या होता है एंड इफेक्टर्स, एक्चुएटर्स? हिंदी में बहुत कठिन शब्द है। एक्चुएटर्स को बोलते हैं प्रवर्तक, बोलते हैं, ठीक है। और एक को बोलते हैं प्रचालक बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको दिखा के बताता हूँ कि होता क्या है, एंड इफेक्टर्स क्या होता है, मैनिपुलेटर्स क्या होता है और एक्चुएटर्स क्या होता है, ठीक है। एक रोबोट आपको दिखाता हूँ। जैसे इस हाथ को देखिए, ठीक है ना, ये हाथ है आपके सामने। अब इसमें पार्ट्स देखिए, एक ये एंड पार्ट है, ये जो कि पकड़ने का काम करेगा, ये वाला पार्ट पकड़ने का काम करेगा, ठीक है ना। ये लंबा सा इसका हाथ है, ये मांसपेशियों का काम करेगा। और यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है, जैसे आपकी कोहनी होती है ना, जो हाथ को ऐसे ऊपर और नीचे मूव करती है, ठीक है ना। तो वैसे ही रोबोट में यहाँ पे क्या लगा होता है, एक मोटर लगी होती है। रोबोट में यहाँ पे एक मोटर लगी होती है जो ऊपर और नीचे मूव करती है घूम के। तो इसको बोलते हैं एक्चुएटर्स, इसको बोलते हैं एक्चुएटर्स, इसको बोलते हैं एंड इफेक्टर्स, है ना। एंड इफेक्टर्स, एंड इफेक्टर्स क्यों? क्योंकि देखिए एंड पे लगा हुआ है, लास्ट में लगा हुआ है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एंड इफेक्टर्स। ये पकड़ने वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्चुएटर्स, जो कि मूवमेंट का काम करते हैं, ऊपर मूव करना है, नीचे मूव करना है या घुमाना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लगी रहती है, मोटर लगी रहती है। तो जो मोटर होती है उसको एक्चुएटर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो सामने आपकी उंगली वगैरह होती है जो किसी चीज को पकड़ने का काम करती है, उसको बोलते हैं एंड इफेक्टर्स, ठीक है। ये जो अपनी पीडीएफ में लिखा है, एंड इफेक्टर्स रोबोट के हाथ होते हैं, ठीक है। एक्चुएटर्स हिंदी में गति प्रेरक बोलते हैं, ये रोबोट की मांसपेशियां होती हैं। कुल मिला के समझो ये क्या होते हैं, जो मोटर्स लगी रहती है, ठीक है। और मैनिपुलेटर का मतलब जो लंबा हाथ रहता है रोबोट का, ठीक है, उसको बोलते हैं मैनिपुलेटर। कुल मिला के ये मतलब होता है इसका, ठीक है। उसके बाद शक्ति के स्रोत का क्या मतलब होता है, मतलब रोबोट को चलाने के लिए जो बैटरीज वगैरह लगी रहती हैं। अगर कोई रोबोट बैटरी से चल रहा है, कुछ रोबोट होते हैं डायरेक्ट प्लग लगा के आप चलाते हैं, कुछ रोबोट ऐसे होते हैं जो सोलर सेल उसमें लगे रहते हैं, कुछ रोबोट्स होते हैं जो हाइड्रोजन एनर्जी से चलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं शक्ति का स्रोत, मतलब कुल मिला के बैटरी है, ठीक है। फिर ये हिंदी में लिखा है प्रवर्तक, एक्चुएशन, इसका मतलब समझ लीजिए मोटर्स जो होती हैं, जो ऊपर नीचे आगे पीछे मोड़ने का काम करती है। सेंसर, सेंसर का क्या मतलब होता है, सेंसर आप ये समझ लीजिए कि जिससे आसपास के वातावरण का पता लगाता है रोबोट, सेंस करता है। सेंसर किससे बना है, सेंस शब्द से बना है, ठीक है। जैसे टेस्ला की कार का एग्जांपल दिया था। अब टेस्ला की कार को पता कैसे चलेगा कि मेरे सामने कोई चीज आ गई, सामने कोई ना कोई सेंसर लगा हुआ है, ठीक है ना। वो उस सेंसर के सामने कोई चीज अगर आती है, जैसे मान लो उस सेंसर की लिमिट है 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर की दूरी पर जैसे ही कुछ चीज आती है तो उस सेंसर को पता चल जाता है कि ये 5 मीटर की दूरी पे कोई चीज आ जाती है, तो वो सिग्नल भेजेगा वापस से, है ना। सेंसर के सामने 5 मीटर की दूरी पे कोई चीज आई, अब उस सेंसर ने वापस से सिग्नल भेजा कि अब 5 मीटर पे कोई चीज आ गई है। अब जैसे ही वो सिग्नल भेजेगा तो मोटर वहां पे क्या करेगी, रुक जाएगी कि अब आगे मूव नहीं करना है, कोई ना कोई व्यक्ति या कुछ ना कुछ चीज सामने आपके खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये सेंसर का काम रहता है, ठीक है। अभी प्रचालक वगैरह लिखा है, इसको हिंदी में मत याद करना है ना, इसको इंग्लिश में ही याद करना, तब याद होगा। एंड इफेक्टर्स मतलब रोबोट के जो हाथ होते हैं आगे। एक्चुएटर्स याद करना, एक्चुएटर्स मतलब जो मोटर जो लगी रहती है, जो घुमाने का काम करती है। और मैनिपुलेटर मतलब होती है जो लंबी सी बाह होती है आपकी, आर्म जो होती है ना, उसको मैनिपुलेटर कहते हैं, ये याद रखो। हिंदी मत याद करना, हिंदी में मुझे खुद याद नहीं होता कैसे कैसे शब्द होते हैं, ये कुछ काम का नहीं है ना, ठीक है, ये कुछ कोई काम का नहीं है। नियंत्रक का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पे लिखा जैसे यह रोबोट का मस्तिष्क कहलाता है। नियंत्रक का ये मतलब होता है कि हम एक प्रोग्राम बना के रोबोट के अंदर डाल देते हैं। जैसे मान लो एक वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है ना। अब वॉशिंग मशीन में ये प्रोग्राम डाला कि एक पर्टिकुलर नंबर, मान लो 5 नंबर का बटन है, 5 नंबर के बटन पे आपने प्रेस किया तो वो क्या करेगा, वो मान लो 5 मिनट घूमा, 5 मिनट इधर उधर घूमेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है ना। आपने उसके टाइमर को 10 मिनट पे ऐसे टच किया तो वो क्या करेगा, 10 मिनट घूमेगा फिर बंद हो जाएगा। 7 मिनट पे आपने टच किया तो वो 7 मिनट घूमेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंट्रोलर। जिस हिसाब की प्रोग्रामिंग उसके अंदर डाली गई है वो उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना। इसी ये आपको जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है। बाकी हिंदी में तो कुछ भी लिखा रहता है, जो नोट्स में लिखा था वो मैंने उतार दिया है। मेंस वगैरह में लिखने के लिए थोड़ा इस तरह के शब्द लिखने रहते हैं, बाकी समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस हिसाब की प्रोग्रामिंग रोबोट के अंदर डली हुई है वो उसी हिसाब से
काम करता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं नियंत्रक, यानी नियंत्रण करता है। 10 मिनट का बटन दबाया तो कैसे कंट्रोल होगा, वो 10 मिनट ही घूमेगा। 5 मिनट का बटन दबाया तो कैसे कंट्रोल होगा, वो 5 मिनट ही घूमेगा, ठीक है। तो ये होता है नियंत्रक। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है रोबोटिक्स के नियम, है ना। रोबोटिक्स के 3 नियम है। पहला पॉइंट क्या बनता है, किसने दिया था रोबोटिक्स के नियम, ठीक है। तो ये आइजैक असीमोव ने दिया था। इनकी एक किताब का नाम था आई रोबोट। क्या नाम था किताब का, आई रोबोट। कब लिखी थी, 1950 में लिखी थी, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने रोबोटिक्स के 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या था, रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए, किंतु आज्ञा पालन में प्रथम नियम भंग नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब किसी इंसान ने अगर बोला कि दूसरे इंसान को जाके गोली मार के आओ, किसी रोबोट को, तो रोबोट उस चीज का पालन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि पहला नियम क्या है कि रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, ठीक। तीसरा नियम क्या है कि रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं की जानी चाहिए। यदि इससे ऊपर के 2 नियम भंग होते हैं तो उसे अपना अस्तित्व समाप्त कर लेना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि रोबोट किसी भी हालत में अपने आप को बचाएगा, है ना। रोबोट किसी भी हालत में, जैसे रोबोट के ऊपर हमला हो गया तो वो क्या करेगा, अपने आप को बचाएगा। लेकिन अगर ऊपर के 2 नियम भंग होते हैं तो उसे अपना अस्तित्व समाप्त कर लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने रोबोट में एक टाइम बॉम्ब लगा दिया, ठीक है ना, तो रोबोट अपना अस्तित्व कैसे बचाएगा, उस बॉम्ब को क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा। लेकिन अगर एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ठीक है ना, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है और रोबोट को ऐसा लगता है कि बचाने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसे अपना अस्तित्व समाप्त कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो कहीं दूर चला जाएगा। अगर उसको पता चल जाएगा कि मैं इसको डिफ्यूज करने में बहुत टाइम लग जाएगा बॉम्ब को, मैं तुरंत डिफ्यूज नहीं कर सकता हूँ और उससे पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक सिनेरियो बता रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर चला जाएगा और वहां पे अपने आप को एक्सप्लोड कर देगा, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। इसका ये मतलब होता है। तो कुल मिला के ये है कि रोबोट के द्वारा किसी भी मनुष्य को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए और मनुष्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मनुष्य ऐसी आज्ञा देता है कि किसी दूसरे मनुष्य को नुकसान पहुंचाओ, तो उस आज्ञा का पालन रोबोट नहीं करेगा। और तीसरी बात यह है कि रोबोट अपने आप की रक्षा करेगा, लेकिन अपने आप की रक्षा करने के लिए वो किसी इंसान की हत्या नहीं करेगा या किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये रोबोटिक्स के 3 नियम है, ठीक है। आइजैक असीमोव ने दिए थे और कौन सी किताब में दिए थे, आई रोबोट नाम की एक किताब में दिए थे, 1950 में दिए थे, ठीक। उसके अलावा एक और नियम है जिसे शून्य का नियम कहते हैं। इसे रोबोटिक्स का चौथा नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी परिस्थिति में रोबोट मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिमिलर है ना। अब नेक्स्ट आते हैं रोबोट के प्रकार। अभी अलग अलग प्रकार हैं रोबोट के, तकनीक के आधार पर हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पर हैं, यूज के हिसाब से हैं, अनुप्रयोग के हिसाब से और गतिशीलता के हिसाब से हैं कि कैसे कैसे चलते हैं। तो नीचे डिटेलिंग दी हुई है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये मेंस के हिसाब से, अगर मेंस में रोबोटिक्स से रिलेटेड कुछ लिखने को आ गया, रोबोटिक्स के टाइप वगैरह, या 5 नंबर का क्वेश्चन या 11 नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इतने इतने टाइप के रोबोट होते हैं, है ना। उसके अलावा पीडीएफ में सारी चीजें मैंने लिखी है। ह्यूमनाइड रोबोट का क्या मतलब होता है, जो इंसान की तरह रोबोट दिखता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमनाइड रोबोट, ठीक है। ह्यूमन की तरह दिखने वाला रोबोट ह्यूमनाइड रोबोट, है ना। अलग अलग टाइप के ह्यूमनाइड रोबोट हैं, जैसे रश्मि हो गई आपकी, और क्या नाम था उसका, जिसको यूएई की नागरिकता जिस रोबोट को मिली थी, एक वो रोबोट हो गया। तो इंसान की तरह जो, जैसे असीमो हो गया, है ना, होंडा कंपनी ने बनाया था। तो इंसान की तरह जो, ह्यूमन की तरह जो दिखेगा, उस रोबोट को क्या कहेंगे, ह्यूमनाइड रोबोट कहेंगे, ठीक है। नैनो रोबोट का मतलब बहुत छोटे रोबोट होते हैं, जिनकी नैनोमीटर में जिनका साइज होता है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नैनो रोबोट कहते हैं। फिर एक कंप्यूटर रोबोट होते हैं जो कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। ऑटोमेशन रोबोट जो खुद ब खुद काम करते हैं ना। नहीं नहीं, सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। ऑटोनोमस रोबोट, ऑटोनोमस का मतलब होता है, जैसे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज होती है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस होती है, मतलब पेपर भी वही बनता है, कॉपी भी वही चेक करते हैं, ठीक है, उनको ऑटोनोमस बोलते हैं। तो ऑटोनोमस रोबोट वो होते हैं जो खुद ब खुद काम करते हैं, कि पहले से उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है और बाद में इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेशन रोबोट वो होते हैं, जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, होम ऑटोमेशन का एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। आपने अपने घर के दरवाजे पे सामने एक रोबोट लगा दिया, वो क्या कर रहा है, वो कैमरे से फोटो ले रहा है सबकी, और आपने पहले से अपने घर में जितने मेंबर्स हैं उनकी फोटोज स्टोर करके रख दी हैं। वो क्या करेगा, जितने भी लोग सामने आएंगे कैमरे से उनकी फोटो खींचेगा, है ना। जैसे आप सामने आए, आपकी फोटो कैप्चर की, तो पहले से उसमें जो फोटोज स्टोर्ड हैं उससे मैच करेगा, है ना। मैच हो जाएगा तो वो डोर को खोल देगा। अगर कोई अजनबी आएगा देखेगा, उसकी फोटो कैप्चर करेगा,
है ना। फिर वो मैच करेगा क्या इस घर के सदस्यों में से एक है या नहीं है, नहीं होगा तो दरवाजा नहीं खोलेगा ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कुछ ऐसे ऑटोमेट आपने कर दिया कि जैसे रात हो गई तो ऑटोमेटिक लाइट को ऑन कर देगा, या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका फैन अगर चल रहा है तो फैन को बंद कर देगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन रोबोट। तो अलग अलग टाइप का रोबोट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के हिसाब से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कुछ पर्टिकुलर रोबोट्स हैं, ठीक है, जिनके नाम इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको जैसे असीमो रोबोट बताया था, रश्मि रोबोट जो आपको बताया था ना, प्रज्ञान रोवर आपको जो बताया था, तो इस टाइप के जो पर्टिकुलर नाम है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो सैद्धांतिक है, आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखा कि इतने टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे गतिशीलता के आधार पर स्टेशनरी रोबोट है, जो रोबोट एक जगह पे खड़े होकर काम करता है वो स्टेशनरी रोबोट कहलाता है। व्हील रोबोट का ये मतलब होता है कि जिस रोबोट के नीचे पहिए लगे होते हैं, है ना, व्हील्स लगे रहते हैं, उसको व्हील रोबोट कहते हैं। लेग्ड रोबोट का मतलब होता है कि जो पैरों से काम करता है, जैसे आपको बताया था, क्या नाम था, बिग डॉग नाम था उस रोबोट का, जिसके 4 पैर थे, है ना, बोस्टन डायनामिक्स ने जिसे बनाया था उसे लेग्ड रोबोट कहते हैं। स्विमिंग रोबोट मतलब क्या होता है, जो पानी में तैर के काम कर सकते हैं। फ्लाइंग रोबोट का क्या मतलब होता है, जैसे ऑर्निथॉप्टर आपको बताया था, उड़ने वाले जो रोबोट होते हैं, या माइटी ईगल नाम का एक रोबोट है जिसे यूएसए ने विकसित किया है, ठीक है। तो जो उड़ने वाले रोबोट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग रोबोट कहते हैं, है ना। तो ये अलग अलग टाइप है। स्पेस रोबोट का क्या काम होता है, जैसे नासा ने कोई रोबोट बनाया तो स्पेस में उसको भेज देगा, वो जैसे मून पे लैंड किया तो वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा या वहां से फोटोज वगैरह भेजेगा, ठीक है ना। तो स्पेस से फोटो भेजेगा, तो स्पेस में जो काम आते हैं उनको कौन से रोबोट बोलते हैं, स्पेस रोबोट बोलते हैं। सर्विस रोबोट जो अलग अलग तरह की सर्विसेज के काम आते हैं, जैसे एक बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी बना दिया, ठीक है। तो आप जाएंगे लक्ष्मी के पास, कोई बटन दबाएंगे या उससे पूछेंगे कि अकाउंट कैसे खोलना है, तो आप उसमें पहले से कुछ चीजें फीड रहेंगी। आप क्वेश्चन पूछेंगे अकाउंट कैसे खोलना है, तो पर्टिकुलर वो रिप्लाई देगी आपको, है ना, कि ये प्रोसेस है, पहले ये कीजिए, पहले ये कीजिए, फिर ये कीजिए, ठीक है ना। तो कुछ सर्विस जो आपको प्रोवाइड करेंगे तो वो रोबोट क्या कहलाएंगे, आपके सर्विस रोबोट कहलाएंगे। उसी तरह एक ही आपका डिफेंस रोबोट है ना। सेना में अगर किसी टाइप के रोबोट का यूज किया जाता है, जैसे मान लो बिग डॉग जो रोबोट आपको बताया था बॉस्टन डायनेमिक्स का, अगर सेना उसको अपने हिसाब से यूज करने लग जाए तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी, वो डिफेंस रोबोटिक्स में आ जाएगी। एक इंडस्ट्रियल रोबोट है, इंडस्ट्रियल रोबोट में जैसे जो कार्स होती हैं, बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, कभी आप वीडियो देखिएगा कि कार कैसे मैन्युफैक्चर होता है। जैसे टाटा का आपको रोबोट दिखा, एक रोबोट की फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ ना, उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने ये रोबोट है, ठीक है ना, ये इंडस्ट्रियल रोबोट में आएगा। क्यों, क्योंकि किसी ना किसी फैक्ट्री में लगा हुआ है। बड़ी बड़ी असेंबली लाइन में ऐसे बहुत सारे रोबोट लगे रहते हैं, 50 रोबोट ऐसे लाइन से लगे रहते हैं जो पर्टिकुलर टाइप का काम करते हैं। जैसे मान लो इस रोबोट का काम है यहाँ से उठा के चीजों को यहाँ रखना, तो ये यही काम करेगा। कुछ रोबोट्स ऐसे होंगे जो मान लो वेल्डिंग का काम करेंगे, ठीक है ना। कुछ रोबोट्स होंगे जो स्क्रू टाइट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के काम करते हैं, इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, तो इसलिए इनको क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट कहते हैं, है ना। फिर आपका ये है डोमेस्टिक या हाउस होल्ड रोबोट्स। तो अभी तो फिलहाल उतने नहीं आए हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दूंगा, एक वैक्यूम क्लीनर रूम्बा नाम से है ना। गोल गोल वैक्यूम क्लीनर होता है, उसमें आप एक पर्टिकुलर जैसे टाइमर सेट कर दो, मान लो 10 मिनट आपने सेट कर दिया, तो वो उसके नीचे मान लो व्हील लगे हुए हैं, है ना, वो पूरे रूम में ऐसे घूम घूम के वैक्यूम क्लीनिंग कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक या हाउस होल्ड टाइप का यूज आ जाएगा। तो घर में जिन जिन टाइप के रोबोट्स का अपन यूज कर सकते हैं तो वो डोमेस्टिक या हाउस होल्ड रोबोट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रोबोट्स के कुछ प्रकार हैं अलग अलग टाइप के, प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के हिसाब से सिर्फ जो पर्टिकुलर टाइप के रोबोट्स के नाम है वो इंपॉर्टेंट है, जिनकी लिस्ट मैंने आगे दे के रखी है। फिर ये आपके सामने जो लिखा है स्वार्म रोबोट, SWARM, ये मैंने आपको फोटो दिखाई थी। छोटे छोटे बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, वो आपस में जब मिल के काम करते हैं। स्वार्म का मतलब होता है ग्रुप, है ना। तो जब रोबोट्स जो होते हैं वो ग्रुप्स में काम करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, स्वार्म रोबोट्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक इंडियन ओरिजिन की एक साइंटिस्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, राधिका नागपाल, उन्होंने अपनी लैब में 1024 रोबोट्स के समय का निर्माण किया था। समय कुछ गलत लिखा, समय नहीं होगा यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे 1024 रोबोट्स उन्होंने बनाए थे जो आपस में मिलके काम करते थे, है ना। तो स्वार्म रोबोटिक्स का यही मतलब होता है, छोटे छोटे जो रोबोट्स होते हैं वो आपस में तालमेल के साथ मिलके काम करते हैं। जैसे चींटियां आपने देखी होंगी ना, छोटी छोटी चींटियां,
होती हैं, तो आपस में मिलकर काम करती हैं, ग्रुप में चलती हैं। या आपने पक्षी अगर उड़ते हुए देखे होंगे, तो कई बार एक पैटर्न आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर डिजाइन बना के वो लाइन से ऐसे उड़ते जाते हैं, एक पर्टिकुलर डिजाइन बना के, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं स्वॉर्म रोबोट, छोटे छोटे रोबोट जब मिलकर काम करते हैं, ठीक। फिर एक होती है आपकी प्रोस्थेटिक तकनीक, जो मैंने आपको एक हाथ दिखाया था कि एक लड़के का हाथ कट गया था, तो एक रोबोटिक हैंड बना के उसमें लगाया गया था, है ना। तो प्रोस्थेटिक उसको बोलते हैं कि आर्टिफिशियल चीजें बनाई जाती हैं, जैसे किसी का पैर अगर कट गया है ना, तो एक पैर टाइप का एक रोबोटिक पैर का डिजाइन किया जाएगा, उसके पैर लगाया जाएगा। किसी का हाथ कट गया तो एक रोबोटिक्स हाथ बना के फिर उसमें लगाया जाएगा। इसका यूज कहाँ पे होता है, वही है, कोई विकलांग अगर व्यक्ति है और किसी तरह का अंग भंग अगर हो गया है, कोई शारीरिक अंग अगर उसका काम नहीं कर रहा है, जैसे सैनिक हो गया है ना, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसका पैर उड़ गया या उसका हाथ उड़ गया, ठीक है ना, तो एक डिजाइन बना देंगे हाथ का, ठीक है, और उसके वहां पे लगा के उसको वो अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको प्रोस्थेटिक तकनीक बोलते हैं। इस टाइप के जो हाथ बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोनिक आर्म बोलते हैं, ठीक है ना। उसकी फोटो जो मैंने आपको दिखाई थी, एक बच्चे ने लगाया हुआ था जो। फिर एक इम्पॉर्टेंट है ये साइबर नाइफ, है ना। वर्ड सुना होगा, पिछले साल भी मैंने पढ़ा था, जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे समझ नहीं आया था, बुक में ऐसा लिखा था, तो मैंने रिसर्च की। देखो साइबर नाइफ क्या होता है, यह एक विकिरण थेरेपी उपकरण है जो एक्यूरेट इनकॉर्पोरेट द्वारा मेड था। देखो जो भी ये बकवास लिखी है मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइबर नाइफ होता क्या है, ठीक है। एक साइबर नाइफ है और एक द विंची सर्जिकल सिस्टम है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ भाई साहब ये होता क्या है, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप इसको गलत ना करें, है ना। ये होता है साइबर नाइफ, ये दिख रहा है आपके सामने, ये मशीन है आपके सामने, यहाँ पे एक इंसान लेटा हुआ है ना, कपड़ों के साथ। तो ये क्या करता है, ये रेडिएशन देता है। अब मान लो इस इंसान को किसी जगह पे ट्यूमर है, मान लो इसके ब्रेन में यहाँ पे ट्यूमर है, या हाथ में यहाँ पे ट्यूमर है, या पैर में यहाँ पे ट्यूमर है, या कहीं भी ट्यूमर है, तो ये साइबर नाइफ क्या करेगा, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ जहां पे उस इंसान को ट्यूमर होगा वहां पे रेडिएशन देगा, है ना, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ। मान लो कहीं पे इसको 1 मिलीमीटर का ट्यूमर है, इसके पैर में यहाँ पे कहीं पे 1 मिलीमीटर का ट्यूमर, ठीक है, तो ये मशीन ऐसे मूव करेगी और जो 1 मिलीमीटर का उसका एरिया है वहीं पे जाके रेडिएशन थेरेपी देगी। इससे क्या होगा, आसपास के जो एरिया है, जैसे मान लो ट्यूमर तो 1 मिलीमीटर का है लेकिन उसके पूरे पैर में रेडिएशन जा रहा है ना, तो ये थोड़ा नुकसान करता है। तो ये क्या करेगा, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ, सामने अगर व्यक्ति लेटा हुआ है तो प्रोग्राम इसमें कर देते हैं, तो जिस जिस जगह पे जितने जितने अमाउंट का, जितने साइज का ट्यूमर है, एग्जैक्ट उसी जगह पे रेडिएशन देता है ना। इससे एफिशिएंसी इसकी ज्यादा होती है और जो शरीर के दूसरे अंग होते हैं वहां पे नुकसान नहीं होता। तो ये होता है साइबर नाइफ सिस्टम, है ना, देख लो अच्छे से इसको। दूसरा एक होता है द विंची सर्जिकल सिस्टम, ये भी ऑपरेशन में यूज होता है। ये मैंने इमेजेस डाउनलोड किए हैं, ये देखिए, जैसे ये डॉक्टर है, तो द विंची सर्जिकल सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्जरी में मदद करता है। ये क्या करता है, एक बहुत ही बारीक से बारीक सर्जरी करने के काम आता है। जैसे मान लो ये सर्जिकल सिस्टम है और कहीं पे कैमरा लगा हुआ है, तो ये डॉक्टर क्या करेगा, ये मरीज को नहीं देखेगा, डॉक्टर कैमरे में देखेगा यहाँ पे, है ना। कैमरा मान लो जहां पे मरीज का ऑपरेशन हो रहा है वहां पे ऊपर ऐसा कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और वो कैमरा एकदम बहुत ही हाई डेफिनेशन का कैमरा है, ठीक है ना। उससे एक एक टिश्यू दिख रहे हैं, एक एक सेल दिख रहे हैं, है ना, और बहुत ही माइनर सी अगर चोट है, मान लो ब्रेन की सर्जरी की जा रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और इसकी सर्जरी होती है, तो डॉक्टर यहाँ पे कैमरे में देखेगा, है ना, और जो छोटे से छोटा सेल है तो उसमें वो पता करेगा कि एग्जैक्ट दिक्कत कहाँ पे आ रही है ना। तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है सर्जरी करने के लिए, तो इसको बोलते हैं द विंची सर्जिकल सिस्टम, यानी इन मशीन्स का यूज डॉक्टर्स करते हैं सर्जरी करने के लिए, एकदम एक्यूरेसी के साथ सर्जरी करने के लिए, ताकि मरीज को कम से कम नुकसान हो, मरीज के मरने की संभावना कम हो, ठीक है। तो ये दो आपके सर्जिकल सिस्टम है, एक है आपका साइबर नाइफ, ये है आपका साइबर नाइफ जो मैंने आपको बता दिया, रेडिएशन के लिए यूज होता है, इसको हिंदी में विकिरण कहते हैं, रेडिएशन थेरेपी देने के लिए। और द विंची सर्जिकल सिस्टम है ना, इसका यूज होता है शल्य चिकित्सा, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्जरी कहते हैं, ठीक। एक इंपॉर्टेंट रोबोट है आपका ये ब्लू फिन 21 सबमरीन रोबोट, है ना, ब्लू फिन 21 सबमरीन रोबोट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक मलेशियाई विमान गुम गया था जिसका नाम था MH370, है, उस विमान का कहीं अता पता नहीं चल रहा था, हिंद महासागर में गुम गया था, तो उस विमान को ढूंढने के लिए इस रोबोट का यूज किया गया था, ब्लू फिन 21 सबमरीन रोबोट का, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट रोबोट है आपका एटलस रोबोट, है ना, ये किसने डेवलप किया, DRDO ने डेवलप किया। देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये हो जाएगी, खासकर इंडिया की हम बात करेंगे तो कुछ रोबोट्स इसरो डेवलप कर रहा है,
कुछ रोबोट डीआरडीओ डेवलप कर रहा है, ठीक है ना, कुछ रोबोट टाटा डेवलप कर रहा है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन कैसे होगा, ऑप्शन में इसरो भी दिया है, डीआरडीओ भी दिया है, ठीक है ना, तो आप इसरो लगा के आ जाएंगे। डीआरडीओ ने अगर कोई रोबोट डेवलप किया है तो आप उसमें इसरो लगा देंगे, या टाटा ने कोई रोबोट डेवलप किया है तो आप उसमें डीआरडीओ लगा देंगे। कंफ्यूजन वहां पे इसमें हो सकता है, ठीक है ना। तो लिस्ट मैंने एक दे के रखी है कि कौन कौन सी संस्थान ने कौन कौन से रोबोट्स को बनाया है, तो वहां से थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। खैर, सामने अभी जो आपके लिखा है, तो एटलस रोबोट किसने बनाया है, ये डीआरडीओ ने बनाया है, और ये आग में फंसे व्यक्तियों को निकालने का काम करता है। अब जैसे हम आ गए हैं अपने अगले हिस्से में, विश्व के प्रमुख रोबोट, इसके बाद जैसे भारत के प्रमुख रोबोट आएंगे, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट रोबोट है सोफिया, जो मैंने आपको बताया था, सोफिया, ये अभी तक का सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है ना। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पहली चीज, किसने बनाया है सोफिया को, डेविड हैंसन ने बनाया है ना। कंपनी का नाम क्या है, हैंसन रोबोटिक्स है। कहाँ की कंपनी है ये, हांगकांग की कंपनी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएई सॉरी सऊदी अरब, यूएई में तो रोबोकॉप था, सऊदी अरब की नागरिकता इस रोबोट को मिली है 2017 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। 2017 में 25 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब ने इस रोबोट को, सोफिया को, अपने यहाँ की नागरिकता दी। और 2017 में नवंबर में मुंबई टेक फेस्टिवल में इस रोबोट का प्रदर्शन किया गया था, और इंदौर भी आया था ये रोबोट 2019 में। ये देखो इंदौर 2019 में, 4 अक्टूबर 2019 को इंदौर में संपन्न 51वां राउंड स्क्वायर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जलवायु परिवर्तन के संबंध में चर्चा की थी। इसने चर्चा क्या की होगी, ऐसे कुछ कुछ जो प्रोग्राम डाल दिए होंगे तो बोल दिया होगा, ठीक है ना। अब याद आपको ये इसमें ये करना है कि सोफिया रोबोट को किसने बनाया था, डेविड हैंसन ने बनाया था। डेविड हैंसन की कंपनी का नाम क्या था, हैंसन रोबोटिक्स था, हांगकांग की कंपनी थी, और सऊदी अरब की नागरिकता इस रोबोट को मिली थी, ठीक है ना, ये चीज है। नेक्स्ट आपका व्हाइट कलर का जो रोबोट आपको दिखाया था मैंने, असीमो रोबोट, है ना, शुरू में दिखाया था असीमो रोबोट, व्हाइट कलर का था, किसने बनाया था, होंडा कंपनी ने बनाया था, असीमो रोबोट, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, इसका फुल फॉर्म भी है असीमो का, ये देख लीजिएगा, एडवांस स्टेप इनोवेशन मोबिलिटी ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है किसने बनाया था, होंडा कंपनी ने बनाया था। तीसरा है आपका सैम रोबोट, ये न्यूजीलैंड का पॉलिटिशियन है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया का पहला पॉलिटिशियन रोबोट है ना। विकास किसने किया था, निक गैरिसन ने, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। क्या याद रखना है, सैम रोबोट कहाँ का है, ये न्यूजीलैंड का है। या एग्जाम में आ जाए कि दुनिया का पहला पॉलिटिशियन रोबोट कौन है, तो आपका सैम रोबोट है, ठीक है। फिर एटलस मैंने आपको बताया था, एक एटलस द्विपाद यानी दो पैर का रोबोट है, ये यूएसए की रोबोटिक कंपनी बॉस्टन डायनामिक्स ने इसका विकास किया है। अब देख लेते हैं विश्व के कुछ प्रमुख रोबोट। बहुत सारे रोबोट हैं, लेकिन कुछ रोबोट इंपॉर्टेंट है। इंडिया के कुछ रोबोट है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे एमपीपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इंडिया का एक रोबोट था जिसे इसरो ने डेवलप किया था, तो लोगों में कंफ्यूजन हो गया था, तो कुछ लोग डीआरडीओ पेल के आ गए थे, उसका आंसर तो गलत हो गया था, ठीक है ना। तो इसमें स्ट्रेटजी ये अपनाओ कि जो इंपॉर्टेंट रोबोट है उनका रिवीजन 6 से 7 बार करो, ताकि वहां से क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ये तो लोग ये करते हैं, बहुत सारा याद करने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही भूल जाते हैं, और 2-3 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, और फिर वही एक एक दो दो क्वेश्चन के चक्कर में पेपर आपका रुकता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट रोबोट कुछ मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड के और इंडिया के। पहला रोबोट सोफिया, कई बार इसकी बात कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पहली चीज किसने बनाया, डेविड हैंसन ने इसको बनाया, ठीक है। डेविड हैंसन कहाँ का है, ये हांगकांग का है। इसकी कंपनी का नाम है हैंसन रोबोटिक्स, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये विश्व का पहला रोबोट है जिसे किसी देश ने नागरिकता दी है। तो सऊदी अरब ने इसे 2017 में सोफिया को नागरिकता दी थी। सोफिया की फोटो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये सोफिया इंडिया भी आ चुकी है, मुंबई टेक फेस्टिवल में इसका प्रदर्शन किया गया था 2017 में, और उसके बाद 2019 में ये इंदौर आ चुकी है, ठीक है। 51वां राउंड स्क्वायर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जलवायु परिवर्तन के संबंध में सोफिया ने चर्चा की थी। चर्चा क्या की होगी, कुछ ऐसे बोल बता दिया होगा, ठीक है ना। अगला असीमो, ये आपको बता दिया था मैंने, असीमो होंडा कंपनी के द्वारा निर्मित ये रोबोट है, व्हाइट कलर का है, और लगभग इंसान के बराबर इसकी हाइट है ना। तो किसने बनाया असीमो को, होंडा कंपनी में, जापानीज कंपनी है होंडा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका रोबोट है सैम रोबोट, SAM, सैम रोबोट। कहाँ का है ये, न्यूजीलैंड का है आपका सैम रोबोट, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दुनिया का पहला पॉलिटिशियन रोबोट है। दुनिया का पहला पॉलिटिशियन रोबोट, बहुत बेकार दिखता है इसका मुंह, है ना, मैंने आपको दिखाया था। तो इसका विकास किसने किया, निक गैरिसन ने इसका विकास किया, और न्यूजीलैंड के ही हैं निक गैरिसन। तो सैम रोबोट आपको याद रखना है,
दुनिया का पहला पॉलिटिशियन रोबोट, दुनिया का पहला राजनीतिज्ञ रोबोट, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो रोबोनॉट, ये नासा का ह्यूमनॉइड रोबोट है रोबोनॉट। एटलस रोबोट है, ये द्विपाद ह्यूमनॉइड रोबोट है। द्विपाद एक तो हिंदी में ऐसे कुछ लिखे रहते हैं ना टर्म, द्विपाद का मतलब होता है जिसके दो पैर होते हैं, है ना। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है बॉस्टन डायनामिक्स ने, ठीक है, बॉस्टन डायनामिक्स। ये मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ इसकी, ये है ना, ऐसा दिखता है आपका एटलस, बॉस्टन डायनामिक्स ने बनाया और अभी काम चल रहा है इसके डेवलपमेंट का, ठीक है। तो एटलस किसने बनाया है? बॉस्टन डायनामिक्स ने बनाया। इसके अलावा है एक स्पॉट रोबोट है, स्पॉट रोबोट किसने बनाया? गूगल ने बनाया। मैंने आपको वो दिखाया था ना, बिग डॉग दिखाया था, तो वैसा ही बिग डॉग रोबोट के जैसा बना रहा है गूगल बना रहा है, उसका क्या नाम है? स्पॉट रोबोट है, वो भी 4 पैरों वाला है। नेक्स्ट आपका है माइटी ईगल। माइटी ईगल मैंने आपको फोटो दिखाई थी माइटी ईगल की, उड़ने वाला रोबोट है ये, नासा डेवलप कर रही है, एक प्रोटोटाइप है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ माइटी ईगल, ठीक है ना। और हाइड्रोजन ईंधन पे ये चलता है माइटी ईगल, ठीक है ना। फोटो शुरू में थोड़ा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, माइटी ईगल मैंने बताया हुआ है, नासा डेवलप कर रही है। नेक्स्ट है बाकामारू, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जापानी रोबोट है बाकामारू। ऑर्निथॉप्टर बता दिया था, जो पक्षियों की तरह होता है, ठीक है ना। और यूनिमेट्स है, डोसीना है, और एक रोबोकॉप इंपॉर्टेंट है, रोबोकॉप। रोबोकॉप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है ना। दुबई पुलिस में इसे शामिल किया गया है, यूएई में 2017 में। रोबोकॉप, इसकी फोटो भी मैंने आपको दिखाई थी रोबोकॉप की, ठीक है। रोबोकॉप, रोबोट पुलिस अधिकारी, दुनिया का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे नहीं भूलना है। दुबई पुलिस बल यानी यूएई में इसे शामिल किया गया, कब? 2017 में इसे शामिल किया गया, ठीक। नेक्स्ट आप ये पीडीएफ में देख लीजिएगा, बाकी जितने लिखे हुए हैं मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, है ना। एक डरपा रोबोट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लूफिन, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लूफिन। ब्लूफिन एक सबमरीन रोबोट है, पानी के अंदर समुद्र में काम करने वाला रोबोट है, ब्लूफिन 21। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक मलेशियाई विमान, एक प्लेन गुम गया था जिसका नाम था MH370। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, MH370 मलेशियन विमान था ये, तो हिंद महासागर में ये गुम गया था। तो इसको ढूंढने के लिए इस रोबोट का यूज किया गया, ब्लूफिन 21 का। जैसे समुद्र के अंदर सबमरीन चलती है ना, तो उस टाइप का रोबोट था, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह फेंक के थोड़ा बहुत डिटेक्ट करके उसको ढूंढने के लिए उसका यूज किया गया था, ब्लूफिन 21। कौन से विमान को ढूंढने के लिए? मलेशियन फ्लाइट थी MH370, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक। उसके बाद एक पायोनियर है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेना जितने भी है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, बोस्टन डायनामिक का रोबोट है, बिग डॉग, है ना। सेना में इसका यूज करने का प्लान चल रहा है, अभी तो डिप्लॉय नहीं किया गया है ना। बोस्टन डायनामिक का ये बिग डॉग रोबोट है, इसकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी, एक बार और दिखा देता हूं, बिग डॉग। ये कुछ इस तरह का दिखता है आपका, है ना, 4 पैर का ये रोबोट है, ये भी बोस्टन डायनामिक्स ने डेवलप किया है ना। अभी चल रहा है इसका डेवलपमेंट का काम, और सेना में इसका यूज किए जाने की संभावना है। वीडियो इसका देखिएगा, बिग डॉग, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बिग डॉग रोबोट, बहुत शानदार बन गया, तो डेवलपमेंट काफी कुछ हो गया इसमें। भारत में रोबोटिक्स संस्थान देख लेते हैं। देखिए भारत में कुल 3-4 कंपनीज है जो रोबोट्स वगैरह बनाते हैं। एक तो आपका डीआरडीओ हो गया, ठीक है ना। एक इसरो ने कुछ रोबोट्स बनाए हैं, एक CAIRO नाम का एक इंस्टीट्यूट है, एक उसने बनाया, और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एक दो, और एक टाटा है ना, उन्होंने बनाया। इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि डीआरडीओ ने कौन कौन से रोबोट बनाए हैं, है ना। एकदम डिटेलिंग में अंदर घुसना नहीं है, आपको रोबोट का नाम याद होना चाहिए कि डीआरडीओ के रोबोट का नाम ये है, ठीक है। इसरो ने जो रोबोट बनाया था उसका नाम ये है, CAIRO ने ये रोबोट बनाया था, ठीक है। डीआरडीओ ने कौन कौन से रोबोट बनाए? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। डीआरडीओ ने एक ऑरा रोबोट बनाया था, ऑरा, ठीक है ना। ऑरा का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोनोमस अनमैन्ड, यू से अनमैन्ड, आर से रिसर्च, और ए से एयरक्राफ्ट, ठीक है। ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट, ऑरा, ये डीआरडीओ ने बनाया था, भारतीय वायुसेना के लिए बनाया था, एक ड्रोन टाइप का बनाया था, ठीक है। ऑरा, ऑरा बनाया था। एक नेत्रा बनाया था, ये भी ड्रोन है, रात के समय उड़ने के लिए, ठीक है ना। एक दक्ष बनाया था। तो 3 आप याद रखेंगे, दक्ष के नाम से बहुत हैं, दक्ष मिनी है, दक्ष ये है, दक्ष वो है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ऑरा बनाया था, ये ड्रोन है आपका। नेत्रा बनाया था, ये भी ड्रोन है, बिना पायलट के उड़ता है। दक्ष बनाया था, ठीक है ना, ये भी डीआरडीओ ने बनाया था, ये बम वगैरह डिफ्यूज करने के काम आता है दक्ष।
दक्ष का एक और वर्जन बनाया था दक्ष मिनी बनाया था, और दक्ष का एक और वर्जन बनाया था दक्ष स्काउट बनाया था, है ना। तो आपको नाम क्या याद रखना है, दक्ष नाम याद रखना है, ठीक है ना, दक्ष नाम याद रखना है, दक्ष, और एक औरा और एक नेत्रा। किसने बनाया ये, डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है ना। बाकी डिटेलिंग कुछ कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट नाम ही आ जाएंगे, ठीक है ना। और आगे इंपॉर्टेंट है एक यूएक्सओआर, ये भी दक्ष ने उसने बनाया, डीआरडीओ ने बनाया। फिर दूसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये तो ऊपर वाले रोबोट हो गए, डीआरडीओ के रोबोट हो गए, दक्ष स्काउट हो गया, दक्ष मिनी हो गया, और एक सिर्फ दक्ष नाम से हो गया, एक नेत्रा रोबोट हो गया ड्रोन, एक औरा रोबोट हो गया, ये भी ड्रोन है, ठीक है। ये आपके डीआरडीओ के द्वारा बनाए हुए रोबोट हो गए, ठीक है ना। एक आपका इंस्टीट्यूट है CAIR, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, है ना, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, CAIR या CAIRO कहते हैं ना। पहली चीज कब बनी थी ये, 1986 में बनी थी। पहले ये डीआरडीओ के अंडर में काम करता था CAIR, बाद में इसको स्वायत्त कर दिया गया, यानी ऑटोनोमस कर दिया गया, ठीक है। और भारत की रोबोटिक्स प्रयोगशाला इसे ही कहा जाता है, जो मैंने बताया था ना कि भारत की रोबोटिक्स प्रयोगशाला का निर्माण 1986 में किया गया था, तो ये यही है CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। पहले डीआरडीओ के अंडर में काम करता था और अभी इसको ऑटोनोमस कर दिया गया है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1986 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, बेंगलुरु में, ठीक। अब इसने कुछ रोबोट्स बनाए हैं, आप सिर्फ नाम याद रखिए। एक रोबो सेम नाम का एक रोबोट बनाया है, ठीक है, सेना में इसका यूज किया जा सकता है, रोबो सेम। एक स्नेक रोबोट इसने बनाया है, स्नेक रोबोट्स, ये किसी डिजास्टर में काम आता है, ये दो इंपॉर्टेंट है, रोबो सेम और स्नेक रोबोट। एक है हॉट स्लग हैंडलिंग रोबोट, ये बनाया है, ठीक। और एक चतुर रोबोट, ये इंपॉर्टेंट है, चतुर रोबोट, है ना। इसका निर्माण किसने किया, डीआरडीओ और कायरो ने मिलकर किया है, डीआरडीओ और CAIRO ने मिलकर किया है चतुर रोबोट का निर्माण। नाम आप याद रखिएगा, इसलिए नाम पे जोर दे रहा हूं आपको, है ना। रोबो सेम, स्नेक रोबोट, हॉट स्लग हैंडलिंग रोबोट, ये है चतुर रोबोट। हॉट स्लग हैंडलिंग रोबोट का मेन वहां पे जहाँ पे मेटल्स का काम होता है ना, जैसे पिघली हुई जो मेटल्स होती हैं, है ना, पिघली हुई जो मेटल्स होती हैं उनको हैंडल करने के लिए, जो गंदगी वगैरह होती है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर उसका रहता है, तो इंसानों का काम करना थोड़ा सा रिस्की रहता है वहां पे, तो वहां पे काम करने के लिए इस रोबोट को बनाया गया था, हॉट स्लग हैंडलिंग रोबोट को। फिर एक चतुर रोबोट इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण डीआरडीओ और CAIRO ने मिलकर किया। फिर एक गरुड़ रोबोट का निर्माण किया था CAIRO ने HAL के द्वारा मिलकर, ठीक है ना। तो CAIRO के कौन कौन से रोबोट हो गए, गरुड़ रोबोट हो गया, चतुर रोबोट हो गया जो डीआरडीओ और कायरो ने मिलकर बनाया, एक हो गया हॉट स्लग हैंडलिंग रोबोट, और स्नेक रोबोट, और एक रोबोसैम। डीआरडीओ के इंपॉर्टेंट कौन कौन से रोबोट थे, एक दक्ष रोबोट था और एक औरा करके रोबोट था, ठीक है ना। तो किस कंपनी ने कौन से रोबोट बनाए, आप ये याद रखिए, है ना। नेक्स्ट एक अपनी प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट रोबोट निर्माता कंपनी है, ग्रे ऑरेंज करके नाम पे, है ना। ये गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। तो ग्रे ऑरेंज आप नाम याद रखेंगे। ग्रे ऑरेंज क्या है, रोबोट बनाने वाली एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक। इसके अलावा शतरंज खेलने वाले एक रोबोट का विकास भी कायरो ने किया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर रोबोटिक्स रिसर्च, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, ठीक है। प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर रोबोटिक्स रिसर्च, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। फिर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है शास्त्रा, SASTRA, ठीक है ना। ये कोची में है, केरल के कोची में, प्राइवेट रोबोटिक कंपनी है। इसने एक रोबोट का निर्माण किया है, स्कारा रोबोट, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट अगर ये आ जाए कि स्कारा रोबोट का निर्माण किसने किया है, और ऑप्शन में डीआरडीओ इसरो वगैरह आ जाए, तो वो नहीं है इसका सही आंसर। शास्त्रा इसका सही आंसर है, प्राइवेट रोबोटिक्स कंपनी है। स्कारा रोबोट का इसने निर्माण किया है, जो इसका फुल फॉर्म क्या है, सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्ट, है ना, इसका निर्माण किया। स्कारा रोबोट आप याद रखिए, स्कारा रोबोट, इसका निर्माण किसने किया, शास्त्रा ने किया है, ठीक है। ये कंपनी कहाँ की है, कोची केरल में है। अब भारत में कुछ रोबोटिक्स शोध संस्थान है, रोबोटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उनके नाम बताता हूँ, ये इस पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाते हैं। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला की स्थापना की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, कहाँ पे देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला स्थापित की गई है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है ना। कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि लोग सोचेंगे अरे मध्य प्रदेश में कैसे हो सकता है बेंगलोर में हो सकता है मुंबई में हो सकता है दिल्ली में हो, ठीक है ना।
उज्जैन अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो वो तुक्का भी मारेगा तो उज्जैन नहीं मारेगा, कोई बड़ा शहर मारेगा, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला की स्थापना की गई है। नेक्स्ट अपना इंस्टीट्यूट है, ये इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। हिंदी में भारतीय रोबोटिक्स समुदाय कहते हैं। मैं बोलूंगा हिंदी में मत याद करो, इंग्लिश में ही याद करो इसको, ठीक है ना। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन याद रखिए, ईयर याद रखिए आप, 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी, ठीक है ना। ये कॉन्फ्रेंस करवाता है रोबोटिक्स के क्षेत्र में, हर 2 साल में कॉन्फ्रेंस करवाता है, और पहली कॉन्फ्रेंस इसने 2013 में पूना में करवाई थी। उसके बाद हर 2-2 साल में ये कॉन्फ्रेंस करवाता है, ठीक है ना। तो 2022 की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? आईआईटी कानपुर में, ये है। नेक्स्ट है AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये कब बना? 2014 में, ठीक, 2014 में। AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कब बना? ये 2014 में। और रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया ये कब बना? 2011 में, है ना, ये याद रखना है। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया कब बना? 2011 में। और AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये कब बना? 2014 में। नेक्स्ट है एक एक्सपो होता है। एक्सपो मतलब इसको एक प्रदर्शनी आप समझ लीजिए, जैसे प्रदर्शनी लगती है ना, अलग अलग चीजें दिखाई जाती हैं वहां पे, तो वैसे ही एक प्रदर्शनी, उसका नाम है टेक्नोक्सियन। टेक्नोक्सियन, तो 2019 में हुआ था ये टेक्नोक्सियन। ये रोबोटिक्स से रिलेटेड एक्सपो है ना। और ये AICRA के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक एजुटेक एक्सपो है। एजुटेक का मतलब रोबोटिक्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें यहाँ पे दिखाई जाती हैं। तो क्वेश्चन एक ही आ जाएगा, टेक्नोक्सियन क्या है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा, कौन आयोजित करता है? AICRA। AICRA, ये जो बताया था AICRA, कब बना था AICRA? 2014 में बना था, है ना। फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। उसके पहले आपको क्या बताया था? रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। कब बना था ये? 2011 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट हम भारत के कुछ प्रमुख रोबोट के बारे में देख लेते हैं। एक ब्रावो रोबोट है, ब्रावो है, ठीक है। ये टाटा ने बनाया है, TAL, है ना, टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी है TAL। उसके पुणे स्थित कारखाने में ये रोबोट है। ये इसकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी ब्रावो रोबोट की। भारत का पहला पूर्णतः औद्योगिक रोबोट है। भारत का पहला पूर्णतः औद्योगिक रोबोट है। इसका निर्माण किसने किया था? टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी TAL ने किया था। और ये कहां पे है? ये पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है आपका मानव, है ना। मानव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है ना। मानव, इसका विकास किसने किया है? इसका विकास यानी विकास मतलब डेवलपमेंट किसने किया है? दिवाकर वैश्य ने किया है। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, ये तो ये है मानव, ज्यादा बड़ा रोबोट नहीं है ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड रोबोट है ना। दिवाकर वैश्य ने इसका निर्माण किया है। एक आध फोटो और दिखा देता हूं आपको मानव जी की, ये है ना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सामने, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही रोबोट है ये मानव। एक आध फोटो और देख लेते हैं, ये है ना, ये मानव रोबोट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड रोबोट है। नेक्स्ट आपका रोबोट है रश्मि। रश्मि दुनिया की पहली हिंदी भाषी रोबोट है ना। इसका विकास किसने किया? रंजीत श्रीवास्तव ने इसका डेवलपमेंट किया ना। नाम याद रखना है, रश्मि, पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट रश्मि, ठीक है ना। भारत की पहली यथार्थवादी रोबोट लिप सिंकिंग ह्यूमनॉइड। लिप सिंकिंग मतलब ऐसे लिप्स मूव करते हैं, जब वो बोलती है ना तो ऐसे पचर 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 ऐसे लिप्स उसके हिलते हैं। विकास किसने किया इसका? रंजीत श्रीवास्तव ने किया। रश्मि की फोटो मैंने आपको दिखाई थी, एक बार और दिखा देता हूँ रश्मि की फोटो। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं रश्मि जी, ठीक है। कुछ में बालों के साथ और कुछ में बालों के बिना। ये आपके आरजे हैं, क्या नाम था इनका? बउआ, है ना। ये देखिए रश्मि जी लिपस्टिक लगा के, है ना। तो ये दुनिया की पहली मतलब भारत की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट है। ये देखिए बाल नहीं है इनके, तो ऐसे दिखती हैं रश्मि जी। और जब बोलती हैं तो थोड़े थोड़े होठ इनके हिलते हैं, है ना। तो ये है रश्मि। ऐसे ही एक रोबोट है नेक्स्ट आपकी बैंकिंग फील्ड की रोबोट है लक्ष्मी। रश्मि का विकास किसने किया? रंजीत श्रीवास्तव जी ने किया, ठीक है। लक्ष्मी रोबोट ये भारत की पहली बैंकिंग रोबोट है।
है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रश्मि इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी बोलती है रश्मि। लक्ष्मी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लक्ष्मी बैंक में काम करती है ना, या बैंक में नौकरी के लिए लोग मरे जा रहे हैं और लक्ष्मी को डायरेक्ट बैंक में मिल गया जॉब। तो भारत की पहली बैंकिंग रोबोट है लक्ष्मी। सिटी यूनियन बैंक जो तमिलनाडु के कुंभकोणम में है, वहां ये काम करती है। ठीक है, और रेड एंड व्हाइट कलर की छोटी सी रोबोट है, मैंने आपको दिखाया था। एक बार और दिखा दूं क्या? ठीक है, चलिए एक बार और दिखा देता हूँ। सर्च ही कर लेते हैं ना अपन इसको, लक्ष्मी रोबोट। लक्ष्मी रोबोट, ये है आपकी लक्ष्मी रोबोट। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी ये लक्ष्मी। हालांकि आप सोच रहे होंगे नाम इसका लक्ष्मी है, लक्ष्मी टाइम दिख तो नहीं रही है। ठीक है, अब नाम रखा है लक्ष्मी तो क्या बोले, लक्ष्मी ही बुलाना पड़ेगा ना। तो ये है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी रोबोट है, बैंक में काम करती है। कुल मिलाकर छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन है, कुछ जानकारी इसके अंदर फीड की गई होगी, तो आप कुछ पूछते होंगे तो उसका जवाब ही देती होगी। कुछ क्वेश्चन इससे पूछते होंगे तो उन क्वेश्चन का जो पहले से जो आंसर फीड किए गए होंगे तो उनका ये आंसर देती होगी। ठीक है, तो ये है आपकी लक्ष्मी रोबोट, रेड एंड व्हाइट कलर की छोटी सी रोबोट है, ऐसे आपके दिखती है। मूव करते हैं नेक्स्ट। भीम रोबोट आपका आईआईटी खड़गपुर ने। भीम एक ड्रोन है ना, आप ये याद रखो, भीम क्या है? एक ड्रोन का नाम है। ड्रोन तो आपको पता होगा ना, ड्रोन किसे कहते हैं। आप कुछ लोगों को ड्रोन ही नहीं पता होगा, ड्रोन कैसा दिखता है। ड्रोन एक बार दिखा देता हूं आपको, ड्रोन दिखता कैसा है। ड्रोन तो भाई साहब ऐसा कुछ दिखता है आपका ड्रोन। उड़ने के काम आता है ना, ऑटोमेटिक भी होता है, रिमोट से भी कंट्रोल करते हैं इसको, पंखे लगे होते हैं इसमें, ये है ना। आजकल शूटिंग वगैरह भी कैमरे की जो होती है वो ड्रोन से होती है। तो ऐसे अलग अलग डिजाइन के ड्रोन आते हैं इस टाइप के, ऐसे छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, बहुत सारे डिजाइन के आते हैं ना। तो ये उड़ने वाले जो हेलीकॉप्टर टाइप के होते हैं इनको बोलते हैं ड्रोन। तो अपना कौन सा था? भीम ड्रोन था। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर ने जो बनाया था भीम ड्रोन। तो देख लेते हैं भीम ड्रोन आता है कि नहीं। आ जाओ भीम, आ गया है ना, ये आ गया आपका भीम ड्रोन। ये लिखा दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा होगा या ब्लर दिख रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना या खुद ही सर्च कर लेना। ठीक है, ये भीम ड्रोन है ना, ये आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया है इस ड्रोन को। ये भीम लिखा हुआ है, BHIM। ठीक है ना, तो इसमें याद रखो भीम ड्रोन किसने डेवलप किया? आईआईटी खड़गपुर ने। और निगरानी करने के लिए या बचाव कार्य करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पिक एंड प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रज्ञान रोबोट इंपॉर्टेंट है, इसरो ने बनाया है प्रज्ञान रोबोट। एक रोवर है और चंद्रयान 2 में प्रज्ञान का यूज किया गया था। ठीक है, रोवर मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो लैंड करके जो नीचे व्हील लगे रहते हैं, मेनली समझ लो जो गाड़ी होती है ना, खिलौने वाली गाड़ी जो होती है, छोटी सी कार होती है खिलौने वाली, तो वही समझ लो जो कार टाइप का एक ढांचा होता है, व्हील्स लगे होते हैं बहुत सारे, उसमें एक कैमरा लगा होता है सामने की तरफ, एक बैटरी लगी होती है। तो वो क्या करता है, जैसे चांद पे आपने रॉकेट भेजा है ना, और रोवर में आपको दिखाई देता हूँ ना रोवर दिखता कैसा है। तो ये सामने आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर होगा मेरे ख्याल से, लेकिन थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए। ये रोवर इसको बोलते हैं, है ना। तो चंद्रमा पे इसको उतार देते हैं, सामने एक इसके कैमरा लगा रहता है और ये सोलर पैनल लगा रहता है ताकि ये चलता रहे। सोलर पैनल से इसकी बैटरी चार्ज होती है और सामने जो कैमरा इसके लगा रहता है वहां से इमेजेस खींच खींच के ये वापस हम लोग को भेजता है, ताकि जो जो इसको वहां दिख रहा है वो हम लोग को पता चल जाए। ठीक है, तो ये प्रज्ञान रोवर इसको बोलते हैं, है ना। रोवर का मतलब होता है घूमने वाला। तो नासा का अलग रोवर है, इसरो का अलग रोवर है, और जितनी भी स्पेस की कंपनी सब अलग अलग रोवर्स का डिजाइन करती है ना। तो ये इंडिया का जो रोवर है इसका नाम क्या था? प्रज्ञान। चंद्रयान 2 मिशन में इस रोवर का यूज किया गया। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। स्कारा मैंने आपको बता दिया, स्कारा रोबोट 3D प्रिंट पेंटिंग बनाना है, अनाज पीसने है, छोटे मोटे काम होता है। नाम आप याद रखिए, स्कारा रोबोट का नाम है। और इसके डेवलप किसने किया गया? शास्त्रा कंपनी ने इसका डेवलपमेंट किया। केरल की कंपनी है, कोची में। ठीक है, शास्त्रा प्राइवेट एक कंपनी है, शास्त्रा कंपनी। रोबोट का नाम क्या है? स्कारा रोबोट है। चतुर रोबोट ये मैंने आपको बताया था, DRDO और CAIRO दोनों ने मिलके इसका डेवलपमेंट किया है। CAIRO इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी, है ना, ये याद रखेंगे। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद मित्र इंपॉर्टेंट नहीं है, व्योम मित्र। हाँ भाई साहब, व्योम मित्र ये 2020 के MPPSC में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। क्या आया था? व्योम मित्र नाम के रोबोट का डेवलपमेंट किसने किया था? तो इसरो ने किया था, है ना। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया था, और DRDO लगा के आ गए थे इसमें बहुत सारे। ठीक है, तो व्योम मित्र महिला रोबोट थी जिसे अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने के लिए गगनयान जो मिशन था इसरो का, तो उस गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने के लिए
इसरो ने इसका डेवलप किया था, एक महिला रोबोट थी, है ना। तो किसने डेवलप किया? इसरो ने इसको डेवलप किया, व्योम मित्र को, अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने के लिए गगनयान मिशन में, है ना। इसरो का मिशन था गगनयान, ठीक, ये है। नेक्स्ट है आपका गरुड़ रोबोट है। गरुड़ रोबोट ये CAIRO और HAL HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोनों ने मिलके डेवलप किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोबोट आपका नहीं हो गया, इतने इंपॉर्टेंट रोबोट हैं आपके, ठीक, जितने मैंने आपको बता दिए। अब इंटरनेशनल रोबोटिक्स संघ, है ना, इंटरनेशनल IFR फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। दो चीज इसमें याद रखेंगे, पहली चीज ये बना कब था, और दूसरी चीज इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ये दो चीज आप याद रखें, है ना। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स IFR, है ना, एक NGO है। गठन इसका हुआ था 1987 में, 1987 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स IFR, कब बना था ये? 1987 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। एक ये CG, तो CG यानी छत्तीसगढ़ राज्य ने रोबोट भारती का ऑनलाइन शुभारंभ किया है, तो रोबोट भारती इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और केरल राज्य ने रोबोट कर्मी का शुभारंभ किया है, एक ये है इंपॉर्टेंट। तीसरा RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक कैप्टन अर्जुन नाम के एक रोबोट को लॉन्च किया, ठीक है ना। कैप्टन अर्जुन नाम के रोबोट को लॉन्च किया है, किसने? RPF ने, ठीक। और एक ये है, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे छोटे सर्जिकल रोबोट बर्सियस को विकसित किया, एक ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड है। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक ICICI है, ठीक है ना। एक वो लक्ष्मी बैंक था, वो तो सिटी बैंक में थी, है ना, लक्ष्मी बैंक। ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ठीक है ना, कि बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ रूप से बनाने के लिए रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक, है ना। रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? ICICI। और जापान का रोबोटिक्स होटल की मैंने फोटो आपको दिखाई थी, दो चार रोबोट्स ऐसे खड़े कर दिए वहां पे, ठीक है। तो विश्व की पहली रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत कहां पे हुई? जापान में हुई। अगला इंपॉर्टेंट, विश्व में पहली बार ब्रिटेन में सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक्स ऑपरेशन सफल मतलब संपन्न हुआ, ठीक। विश्व में पहली बार ब्रिटेन में सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक्स ऑपरेशन संपन्न हुआ, एक ये है। वैल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और निको रोबोट, एक ही इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम रोबोटिक सर्जरी 2010-11 में एम्स नई दिल्ली में की गई, जहां पे थॉमसन ग्रंथि को, एक कोई सी बीमारी है, पता नहीं क्या बीमारी है ये, अजीब अजीब टाइप की, इस बीमारी से बचाने के लिए निकाला गया, ठीक है ना। तो कहां पे की गई ये आप याद रखिए, एम्स में नई दिल्ली में की गई थी पहली रोबोटिक सर्जरी। भारत में पहली रोबोटिक सर्जरी एम्स दिल्ली में 2010-11 में की गई थी। और ब्रिटेन वाली एक जो थी, क्या नाम था उसका, आंखों की सर्जरी थी ना, विश्व में पहली बार ब्रिटेन में सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक्स ऑपरेशन संपन्न हुआ था, एक ये था। नेक्स्ट एक इसरो से रिलेटेड है, एक ये है जो आपको बताया था, प्रज्ञान रोवर, ठीक है। इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन में रोवर प्रज्ञान का उपयोग किया है, जो AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। AI आधारित भारत का इसरो द्वारा विकसित रोबोट है ना। तो प्रज्ञान किसके द्वारा विकसित है? इसरो द्वारा विकसित है, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि DRDO ने कौन सा रोबोट बनाया है, इसरो ने कौन कौन सा रोबोट बनाया है। जैसे व्योम मित्र रोबोट आया था पिछली बार, MPPSC प्रीलिम्स में आया था, ठीक है ना। तो DRDO लोग लगा के आ गए थे। तो इस बार जैसे मान लीजिए अगर आ जाता है, कोई भी रोबोट का नाम आ जाता है, तो रोबोट आपको याद रखना है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया, खासकर भारत के जितने रोबोट है, ठीक है ना। तो इसरो का एक व्योम मित्र था, वो गगनयान में यूज किया था। और चंद्रयान 2 में जो रोवर का यूज किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त था, उसका नाम क्या था? प्रज्ञान, है ना। इसरो ने बनाया प्रज्ञान रोवर, ठीक। एक ये स्वार्म रोबोटिक्स, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे रोबोट्स, वो आपस में मिलके काम करते हैं, ठीक है ना, उनको स्वार्म रोबोटिक्स बोलते हैं। जैसे चींटियां आपस में मिलके काम करती हैं, मधुमक्खियां आपस में मिलके काम करती हैं, या आपने पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, तो एक निश्चित आकृति बना के उड़ते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं, जिनको यूनिट
रोबोट्स कहा जाता है और मिलके वो काम करते हैं। खासकर कार्टून्स अगर आपने देखे होंगे तो कई बार कार्टून्स में इस टाइप के रोबोट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, स्वार्म रोबोटिक्स। स्वार्म का मतलब ही ग्रुप होता है, SWARM। इसका मतलब होता है जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जैसे चींटियों का हो गया, मधुमक्खियों का हो गया, तो उनके लिए इंग्लिश का एक वर्ड है SWARM, स्वार्म। ठीक, तो ये रोबोटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आपको क्या करना है, आपके पास एक किताब होनी चाहिए यूनिट 9 की, जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तो आपको एमसीक्यू लगाने हैं, ठीक है। एक किताब जो आपके पास होगी उस किताब से आप पढ़ते रहिएगा। ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया, जो पीडीएफ में बताया, उसको आप पढ़िएगा। उसके बाद एमसीक्यू आपको लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी नहीं छोड़ना है ना, एमसीक्यू बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोई भी किताब जो आपके पास हो, निर्माण की किताब हो सकती है या कोई दूसरी किताब हो सकती है, उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिएंगे, उन एमसीक्यू को लगाएंगे, है ना। एमसीक्यू लगाने से क्या होता है, दिमाग में डायरेक्ट, जैसे व्योम मित्र का मेरे को क्वेश्चन याद है, पिछली बार जब भी पीएससी में आया था, निर्माण की किताब में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था एमसीक्यू के फॉर्म में कि व्योम मित्र जो बनाया वो किसने बनाया था, तो सही क्वेश्चन में करके आया था, ठीक है ना। सेम किताब कितने लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन उसका वो डीआरडीओ आंसर लगा के आया। क्यों आंसर लगा के आए, क्योंकि वही सेम निर्माण की किताब मैंने 6 से 7 बार पढ़ ली थी, उन्हीं के एमसीक्यू को 7 से 8 बार, बहुत ज्यादा बार लगाया था, तो वो गलत होने का कोई चांस ही नहीं था, है ना। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, लिमिटेड सोर्स रखिए लेकिन ज्यादा से ज्यादा बार उसको पढ़िए, तो जो इजी और मॉडरेट आपके क्वेश्चन है वो कभी गलत आपके नहीं होंगे।